स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी जेनेटिक्स के अंदर अपने बात कर रहे थे प्रैक्टिकल की। मैंने आपको बताया था अभी जो आपका सेकंड मिड टर्म है उसके अंदर जो आधे चैप्टर हैं वो आएंगे। तो उसका जो एक तो होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ब्रीडिंग सिस्टम यानी कि प्रजनन पद्धति। प्रजनन आपको बताया ये मैंने टर्मिनोलॉजी के अंदर अपने जो नई बुक है उसके अंदर की बार एक बढ़िया सा टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली दी हुई है। और वो शब्दावली पे पूरी बुक पूरा सिलेबस चलता है आपका पूरा का पूरा। तो उसी तरह से मैंने आपको प्रजनन ब्रीडिंग के बारे में बताया था कि जब कोई नर व मादा संतान उत्पत्ति के लिए मैटिंग करते हैं तो वो क्या है, ब्रीडिंग है। एक उद्देश्य है, अभी हमें संतान उत्पन्न करनी है, इसके लिए मैटिंग करवाते हैं। अपने कोई भी नस्ल है, अच्छी नस्ल का नर और मादा है, उसमें मैटिंग करवाई तो वो क्या है, प्रजनन है। अब अपने बात कर रहे थे ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण और आपके सिलेबस और आगे काम आने वाला चैप्टर है ये। क्यों? अधिकतर प्रश्न इसी में से आते हैं। जैसे अब प्रजनन कितने प्रकार के हैं? प्रजनन मुख्यतः प्रजनन दो प्रकार के हैं, इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब है अंतर प्रजनन, आउट ब्रीडिंग का मतलब है बहिः प्रजनन। क्या है? बहिः प्रजनन। अब आगे इनब्रीडिंग फिर आगे दो प्रकार है, क्लोज ब्रीडिंग। क्या है? क्लोज ब्रीडिंग को हिंदी में कहते हैं समप्रजनन। और दूसरा है लाइन ब्रीडिंग जिसे कहते हैं अंतर्वंश प्रजनन या रेखीय प्रजनन। तो बस शब्दों पर ही आंसर है। अभी हर बार प्रश्न आते हैं जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर तो ये घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं, लेकिन इनको ये लिख दिया जाता है सम ब्रीडिंग है, इसको क्लोज ब्रीडिंग है, तो चलो बार बार पढ़ा है तब। लेकिन जो रेखीय ब्रीडिंग है वो लाइन ब्रीडिंग से अंतर्वंश प्रजनन भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है बहिः प्रजनन। बहिः प्रजनन का मतलब आउट ब्रीडिंग। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे भिन्न संकरण प्रजनन, आउट क्रॉसिंग। क्रॉस का मतलब होता है संकरण। उसके बाद में संकरण प्रजनन यानी क्रॉस ब्रीडिंग। संकरण को क्या कहते हैं? क्रॉस। और जब क्रॉस ब्रीडिंग की बात आती है तो संकरण प्रजनन। क्रमोन्नति ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से करवाया है। अभी जैसे मान लो नॉन डिस्क्रिप्ट कोई भी मादा है जो कोई पर्टिकुलर किसी शुद्ध नस्ल के अंदर नहीं है। शुद्ध नस्ल का मतलब ये होता है कि उसमें दूध उत्पादन पे डिपेंड करना, यानी ऐसे कोई गुण नहीं है उसमें भी, इम्यूनिटी पावर, स्वास्थ्य संबंधी, दूध से संबंधी, ब्रीडिंग वैल्यू, दूध की निरंतरता, तो उनको क्या ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप का मतलब होता है कि अच्छी नस्ल का जो नर है उसके साथ मैटिंग करवाते हैं, फर्स्ट पीढ़ी प्राप्त हुई, फिर उसको आगे दूसरे, तीसरी, चौथी जब तक पीढ़ी पैदा होगी नहीं होगी तब तक वो क्या है उसमें सुधार नहीं होगा। और ऐसे करते करते चौथी या पाँचवीं पीढ़ी आते आते वो जो नस्ल है वो शुद्ध यानी अच्छी दूध उत्पादन वाली हो जाती है। तो ये प्रेसंकरण हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग प्रजातियों के बने। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको दोबारा आज बताया जा रहा है प्रैक्टिकल के नज़रिए से। तो अब ये मैंने आपको पहले खांसा बताया है, इनब्रीडिंग ये पुराने वाली बुक है, इसमें अच्छी चित्र वगैरह बना के दिए हैं। तो ये प्रैक्टिकल के लिए दी है आपकी। ये देखो ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग दो प्रकार की, सम और अंतर्वंश या रेखीय। ये आगे 5-6 प्रकार की। अब अपने बात करवाते हैं बिल्कुल सम प्रजनन की, जिसे क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। क्लोज का मतलब होता है पास पास या सम। सम का मतलब होता है समान। तो शब्द समान ब्रीडिंग, समान का मतलब होता है भी जब बिल्कुल ही निकट संबंधी नरमादा। निकट संबंधी नरमादा का मतलब कैसे? जैसे आपके पशुपालन कर रहे हो, मान लो कोई आपके घर में एक गाय है, उसकी जो संतति पैदा हुई वो जब आगे मैच्योर हुई तो उसका जब अपने उसी संतति से पैदा हुए कोई नर के साथ मैटिंग करवा देते हैं तो वो या तो चचेरा भाई हो जाएगा या खुद उसका भाई है रिलेशन में। तो ये अति निकट, उससे क्या कहते हैं, सम या क्लोज ब्रीडिंग। अब देखो प्रश्न क्या बनेंगे आपके प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में प्रश्न बन गया, मान लो इस तरह से आपको चित्र डायग्राम भी दिया जा सकता है। ये डायग्राम देकर नीचे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है बाप बेटी। पशुओं के अंदर मान लो ये रिलेशन है, उसके अंदर अगर अपने ब्रीडिंग या प्रजनन करवाते हैं तो कौन सा प्रजनन होगा? ये देखने में सिंपल लग रहा है चैप्टर, लेकिन अब मैंने आपको इतनी अच्छी तरह से करवाया था, फिर बता रहा हूँ आपको। एक सिस्टम से याद करते हुए आगे बढ़ना है ताकि जब आप एग्जाम वाले टेबल पे बैठे हो तो आपके दिमाग में कंफ्यूज नहीं हो, मिक्स नहीं हो। ये मिक्स बहुत होता है प्रश्न, ये चैप्टर में प्रश्न मिक्स बहुत होते हैं। तो जैसे आपको ये चित्र दे दिया तो आपको पहचान करनी है भी कौन सी ब्रीडिंग है ये। तो आप देखो बाप और बेटी मान लो,
तो इसके अंदर आप सोचोगे क्लोज ब्रीडिंग है, बिल्कुल ही निकट संबंधी जो पशु है उनके मध्य जो प्रजनन करवाया जा रहा है तो वो क्लोज या सम ब्रीडिंग होगा। उसी तरह से ये देखो सम ब्रीडिंग के और भी बहुत एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए भी जो निकट संबंधी नर व मादा है उसके मध्य जब अपने क्रॉस या संकरण या मैटिंग करवाते हैं तो वो क्या क्लोज या सम ब्रीडिंग है। आपको चित्र भी रखा जा सकता है या आपको सीधा भी लिख के बताया जा सकता है, जैसे माँ बाप, माँ बेटा, ठीक है, और चचेरी बहन भाई, इस तरह से देखकर आपको प्रजनन पूछा जा सकता है। वो इसके अति में आगे इनका डिटेल में बताई हुई है भी इन ब्रीडिंग के क्या लाभ है क्या हानि है, आउट ब्रीडिंग के क्या लाभ है क्या हानि है, वो भी आपको याद रखने हैं। क्योंकि ये तो बता दिया ये सम ब्रीडिंग है, ये क्लोज ब्रीडिंग, ये रेखीय ब्रीडिंग, लेकिन इनके लाभ क्या है ये आगे जब पढ़ोगे ना तब आपके दिमाग में रियल में आएगा बेटी कौन सी जो प्रजनन है वो महत्वपूर्ण है और कौन सा है जो खतरनाक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अपने बार बार पढ़ रहे हैं ब्रीडिंग वैल्यू, ब्रीडिंग, प्रजनन पद्धति, तो ये प्रजनन पद्धति जब इनके लाभ और हानि पढ़ेंगे ना, पढ़ा भी दिए मैंने आपको, तब आपको ये पता चलेगा कि ठीक है कौन सा हमें प्रजनन पद्धति अपनानी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सम प्रजनन के लाभ। तो ये आपके थ्योरी यानी कि जब प्रैक्टिकल में प्रश्न पूछे जाएंगे 2 से नंबर वाले, उनमें ये चीज़ पूछी जा सकती है भी क्लोज ब्रीडिंग के लाभ। तो इस विधि से अप्रभावी लक्षणों, रिसेसिव करैक्टर का पता लग जाता है। अप्रभावी या अवांछित गुणों के लक्षणों के आधार पर पशु को झुंड से हटा सकते हैं। मान लो सम ब्रीडिंग है, ऐसा कोई लक्षण है इनके मध्य क्रॉस करवाया जो प्रभावी नहीं है, तो अपने सामने आया तो उसको उस लक्षण के आधार पर अपने उनकी छंटनी कर सकते हैं। सभी पशु एक समान में दिखाई देते हैं। अब जो निकट क्लोज ब्रीडिंग करवाएंगे तो जो पशु है वो नेक्स्ट पद्धति है संतति पैदा होगी वो समान दिखाई देगी। अब सम प्रजनन से हानि, सम प्रजनन से जो मुख्य हानि है वो है पशुओं में इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। जैसे पहली बार करवाया जब नेक्स्ट करवाओगे तो दूसरी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है क्योंकि इसमें प्रजनन से बीमारियां बढ़ जाती है, पशु ज़्यादा जल्दी रोगग्रसित होगा। रोगग्रसित वही होते हैं जिनमें इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। नेक्स्ट है पशुओं में प्रजनन संबंधी, ब्रीडिंग से संबंधी, रिप्रोडक्शन से संबंधी बीमारियां बढ़ जाती है, प्रजनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो ये है सम ब्रीडिंग की हानि। बार बार अपने सम ब्रीडिंग करवाएंगे, ज़्यादा सम ब्रीडिंग करवाने से मृत्यु दर बढ़ जाती है, प्रजनन संबंधी बीमारियां हो जाती है और इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो घट जाती है। अब अपने बात करते हैं लाइन ब्रीडिंग, अंतर्वश ब्रीडिंग, रेखीय प्रजनन, इसके ये 3 नाम हैं। तो इसके बारे में अब अपने बात करते हैं। अब आपके दिमाग में ऐसे सम का मतलब है जो अति निकट है वो है, यही तो है बस पहचान। अगर आपने सही बता दिया तो नंबर पूरे, नहीं तो कट गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं अंतर्वश ब्रीडिंग, लाइन या रेखीय। इसमें नर व मादा जो पारस्परिक मैटिंग करते हैं वे बिल्कुल निकट संबंधी नहीं होते। अब निकट संबंधी नहीं होंगे, अंतर्वश रेखीय नहीं, एक क्रम होता है रेखीय। इसके अंदर देखो 4-5 पीढ़ी के अंदर आते हैं, जैसे चचेरे भाई बहन, दादा पोती हो गया, पोता दादी, यानी ये पशुओं के अंदर रिलेशन तो सभी है, ब्लड रिलेशन तो होता ही है, जैसे मनुष्य में है उसी तरह से पशुओं में है। तो जब अब देखो, अब आप इन दोनों की कंपैरिजन करते हुए पढ़ो। सम में क्या पढ़ा था, बिल्कुल क्लोज थे, और अंतर्वश रेखीय या लाइन ब्रीडिंग के अंदर क्या है 4-5 पीढ़ी तक। 4-5 पीढ़ी का मतलब है जैसे दादा, उसका फिर बेटा हुआ, उसके आगे जो संतान हुई तो वो तीसरी-चौथी पीढ़ी तक आ जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, चचेरी बहन, भाई बहन, दादा पोती, पोता दादी, इस तरह से ये इनके पशुओं में रिलेशन है जो ये चित्र द्वारा दिखाए गए हैं। तो ये चित्र ये दिए जा सकते हैं या आपको सीधा ये पूछा जा सकता है चचेरे भाई बहन है तो इसमें कौन सी ब्रीडिंग होगी। यहाँ अगर आपने डायरेक्ट आंसर दिया तो नंबर पूरे हैं, अगर गलत दिया तो नंबर कट गए। तो ये सोच समझ के आपको याद रखना है। इस प्रकार के प्रजनन से अप्रभावी जीन की समानता दर इतनी जल्दी नहीं होती, यानी कि जो अप्रभावी जीन है वो ज़्यादा ग्रोथ इसमें इतनी जल्दी नहीं करता। अप्रभावी जीन, अपने जीन के बारे में पढ़ा था, गुणसूत्र है उस पर जीन पाए जाते हैं, और जीन है वो युग्म विकल्प में होते हैं, और जो विकल्प यानी कि जो जीन के लक्षण या गुण हैं उनको विकल्पी बोलते हैं, एलील बोलते हैं अपने। तो ये जो प्रजनन है लाइन ब्रीडिंग या रेखीय ब्रीडिंग, इसमें अप्रभावी जीन की समानता दर इतनी जल्दी नहीं होती जितनी सम प्रजनन में होती है। यानी कि जो अप्रभावी जीन है जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करा वो इतनी ज़्यादा इसमें ग्रोथ जल्दी नहीं अपना प्रभाव दिखाता।
नेक्स्ट है, इस विधि को तभी अपनाएं जब आपके पास औसतन से ज़्यादा पशु हो। ये तो ब्रीड कब अपनाई जा सकती है, जब पशु ज़्यादा है। नेक्स्ट है, इसके लाभ क्या है। इस भी पूरे कार्य में पशुओं में एक रूपता समानता आती है, लेकिन इसकी दर एक रूपता समानता आएगी, लेकिन उतनी नहीं आएगी जितनी सम ब्रीडिंग में। सम ब्रीडिंग में तो क्या था, भाई बहन इनका था, लेकिन जो रेखीय है उसमें उतनी समरूपता या समानता नहीं आएगी जितनी सम की आएगी। नेक्स्ट, इस विधि से सम प्रजनन से होने वाले नुकसान। सम प्रजनन में क्या नुकसान थे, मृत्यु दर बढ़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, और उनके बारे में मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ना, ये बचे जा सकते। जब जनित में ज़्यादा हो तो इस विधि को अपनाने से इसका असर कम हो जाता है। तो बस ये ध्यान रखना। अब इसके हानियाँ, ये तो लाभ है, लाभ का मतलब एक रूपता है, समानता बनाए रखना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंतर्वंश से हानियाँ। अंतर्वंश से क्या हानियाँ हो रही है उसके बारे में अब अपने बात करते हैं। हानियाँ देखो, इसमें ब्रीडर या पशु के व्यक्तित्व चयन पर पशु चयन कम करता है। ब्रीडर का मतलब जो पशुपालक है, जो पशु पाल रहा है, वो क्या है, पशु के व्यक्तित्व चयन पर पशु चयन कम करता है, तथा कुटुंबीय आधार चयन ज़्यादा करता है। कुटुंबीय आधार चयन ज़्यादा करता है। कैसे, मान लो अपने सामने कोई पशु है, तो अपने व्यक्तित्व का मतलब उसको देखकर इंडिविजुअली यानी भिन्न लक्षण प्रारूप देखकर अपने चयन कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, लाइन या रेख है ब्रीडिंग के अंदर, ऐसा नहीं है। उससे क्या है, कुटुंब का मतलब पेडिग्री टेस्ट, वंशावली परीक्षण के आधार पर उसका चयन किया जाता है। क्यों वंशावली परीक्षण कैसे किया, मान लो दादा पोती पशुओं के अंदर बात करें अपने, तो ये रिलेशन बने, तो जो आगे संतति पैदा हुई उनमें किस के गुण आएंगे, दादा के, फिर पिताजी के, ये गुण आएंगे। तो उनके जो पीढ़ी है, जो कुटुंब है, उनके आधार पर उनका चयन किया जाएगा। मान लो जो जनक है, उनका दुग्ध उत्पादन बढ़िया था, ब्रीडिंग वैल्यू बढ़िया थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया थी, आकार वेट बढ़िया पूरा बढ़िया था, और कोई भी किसी तरह की संक्रामक बीमारियां नहीं थी, और जो लैक्सेशन पीरियड है वो भी उनका सही था, दूध की निरंतरता सही थी। इस तरह की बातें अगर उनमें सही है तो उनके आधार पर अपने संतति का चयन कर लेते हैं। तो ये थे अपने इनब्रीडिंग की हानियाँ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अंत प्रजनन के लाभ। अब पूरे इनब्रीडिंग के लाभ कैसे, दोबारा समझो। मान लो अपने पढ़ा था ब्रीडिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रजनन, 2 प्रकार का था, इनब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। ये इनब्रीडिंग आगे 2 प्रकार का था, क्लोज ब्रीडिंग और नीचे था रेखीय, लाइन या अंतर्वश, ये पढ़ लिया था अपने। अब अपने पूरा जो अंत प्रजनन है इसके लाभ, पूरे अंत प्रजनन के लाभ। तो अंत प्रजनन के जो लाभ है ये मैंने आपको वहाँ उसमें थ्योरी में करवाया, प्रैक्टिकल में ये नहीं पूछ सकता, अगर पूछेगा तो आप देख लेना। इसके अंदर देखो, अंत प्रजनन में संतानों में समानता बढ़ती है। इनब्रीडिंग 2 प्रकार की है। कौन सी, सम का मतलब जो बिल्कुल निकट है, और अंतर्वंश यानी 4-5 पीढ़ी के अंतर्गत है। ठीक है, ये इनब्रीडिंग के 2 प्रकार है। तो इससे क्या है, समानता बढ़ती है। ये इनब्रीडिंग के लाभ है, समानता बढ़ती है यानी एक रूपता आती है। नेक्स्ट है, अंत प्रजनन से पशुओं के चयन में सहायता मिलती है। क्या मिलती है, अंत प्रजनन के पशुओं में चयन में सहायता मिलती है। क्यों, क्योंकि अपने उनके जो जनक है उनको देखकर अपने सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह से इस विधि से अच्छे और शुद्ध एक समान पशुओं में प्राप्त होते हैं। अब पूरा इनब्रीडिंग की हानियाँ। इनब्रीडिंग की क्या हानियाँ हैं, लगातार अंत प्रजनन से पशुओं में उत्पादन क्षमता घटती है। लगातार अगर अपने बार इनब्रीडिंग यानी कि अंतः ब्रीडिंग, जो बिल्कुल क्लोज ब्रीडिंग है, वो अगर करवाते रहेंगे तो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन घटेगा। पशुओं में दूध में वसा की मात्रा घटेगी, पशुओं में उत्तेजना भी कम होती है, पशुओं में मृत्यु दर बढ़ती है, और पशुओं में प्रजनन क्षमता घटती है क्योंकि पशु में वयस्कता देरी से आती है, शुक्राणु क्रिया कम होती है, भ्रूण वृद्धि बढ़ती है। अब एक बात बताओ, अगर अपने ज़्यादा बार सम ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग करवाते रहेंगे, 1-2 पीढ़ी वाले जानवरों में मैटिंग करवाई, संतान पैदा की, ऐसे करवाते रहे, तो उनमें उत्पादन क्षमता घट जाएगी, दूध में वसा की मात्रा घट जाएगी, मृत्यु दर बढ़ जाएगी, और प्रजनन क्षमता, प्रजनन यानी कि उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता
कम हो जाएगी। क्यों? वो लेट वयस्क होंगे, जैसे मान लो शुक्राणु हैं उनकी और अंडाणु की संख्या में भी कमी आएगी। वो इनमें घातक जीन की क्षमता है, वंशागतियाँ विकृतियाँ बढ़ती है, यानी कि जो घातक जीन है जो दूध उत्पादन से में प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसे जीन हैं जो बढ़िया या लक्षणों या गुणों वाले नहीं हैं, उनमें ज़्यादातर बढ़ोतरी होगी। तो ये आपको पूरे इनब्रीडिंग के लाभ और हानि कोई 5-5 पॉइंट याद होने चाहिए। इम्पोर्टेंट पर्सन हर बार आता है, अभी भी आएगा, तो ध्यान रखना है। अब अपने बात कर रहे हैं बहिर्प्रजनन। क्या? बहिर्प्रजनन। बहिर्प्रजनन का मतलब है आउट का मतलब जो 5-6 पीढ़ियों से ऊपर। आउट बही का मतलब होता है बाहर है, आउट ब्रीडिंग। आउट का मतलब होता है जो 4-5 पीढ़ियों से ऊपर के जब नर व मादा के मध्य अपने मैटिंग करवाते हैं तो वो क्या है? आउट ब्रीडिंग या बहिर्प्रजनन है। अब आप दिमाग लगाओ, 4-5 पीढ़ी का मतलब क्या है? जैसे अपने घर में एक गाय है, उसकी ब्रीडिंग से अपने 5-6 बच्चे पैदा हुए, काफ बच्चे या बछड़ी हुए, तो इस तरह से उनके जो 4-5 पीढ़ी तक वो बच्चे पैदा हुए, उनसे हटकर अगर अपने किसी दूसरे नर व मादा के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो वो आउट ब्रीडिंग है। क्लोज ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग क्या है? वो अपने पढ़ी थी भी बिल्कुल ही क्लोज है, वो भाई बहन, चचेरे भाई बहन, इस तरह से। लेकिन आउट का मतलब है जो 4-5 पीढ़ी से ऊपर के जानवर हैं उनमें जब मैटिंग करवाते हैं तो वो आउट ब्रीडिंग है। 6 पीढ़ी, 6 कर लो 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 पीढ़ी से ऊपर के जब असंबंधित नर पशुओं के मध्य, असंबंधित का मतलब ये होता है कि जो अपने परिवार से रिलेशन में नहीं है। जैसे मान लो एक मादा है, उसका बच्चा पैदा हुआ, फिर आगे उसने चाहे वो नर है मादा आगे बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जो ऐसे करते करते जब 4-5 पीढ़ी आ जाती है और जो संतान है उनकी, उसकी जब मैटिंग करवाते हैं तो वो इससे इस पीढ़ी से संबंधित नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे पीढ़ी के नर या मादा से मैटिंग करवा लेते हैं। तो असंबंधित का मतलब है उस पीढ़ी से संबंधित नहीं होनी चाहिए, 5-6 पीढ़ी से ऊपर के मध्य। इस प्रकार के प्रजनन से औसतन पशु व्यक्तिगत अच्छाई बढ़ती है। इंडिविजुअली जो लक्षण है वो बढ़ते हैं। इंडिविजुअली का मतलब व्यक्तिगत या जो अपने बाहर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पशु की प्रजनन मूल्य घटती है। प्रजनन मूल्य, ब्रीडिंग वैल्यू का मतलब है जब कोई पशु अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करता है, इस चीज़ में घटती है। तो ये इसका एक लॉस है, किसका? आउट ब्रीडिंग। प्रजनन वैल्यू घटती है। उद्देश्य, आउट ब्रीडिंग करने की क्या उद्देश्य है? इस प्रकार के प्रजनन से अच्छे असंबंधित पशुओं के सांडों, अच्छे असंबंधित का मतलब जैसे मान लो गिर, साहिवाल, राठी, कांकरेज, ये नस्ल है गायों की। असंबंधित का मतलब है जो एक नस्ल या एक पीढ़ी से संबंधित नहीं है। तो अब अपने क्या करते हैं, जैसे मान लो गिर नस्ल का सांड है और हरियाणा नस्ल का सांड मान लो, और गिर नस्ल या सिंधी नस्ल की कोई गाय है, तो इनके मध्य मैटिंग करवाएंगे तो ये आउट ब्रीडिंग का उदाहरण है। आउट ब्रीडिंग, ये चेक करो आप, ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे चित्र भी दिया जा सकता है आपको, और सीधा भी लिखा जा सकता है भी हरियाणा नस्ल के सांड का जब सीधी नस्ल की गाय के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं तो कौन सा प्रजनन है। तो ये आगे अपने जाएंगे पढ़ेंगे तो कई प्रजनन आएंगे, लेकिन आपको आंसर में एक ही दिया होगा। कई बार एक पर्सन के एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, तो आंसर आपको वहाँ एक ही मिलेगा जो सही होगा। अब बताओ, क्या ये जो हरियाणा और सिंधी नस्ल है या ये संबंधित है? कहाँ संबंधित है? अपनी पीढ़ी से संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब ये आउट ब्रीडिंग इसे कह सकते हैं। बहिर्प्रजनन की विधियाँ, अच्छा, जो बहिर्प्रजनन यानी आउट ब्रीडिंग है, इसका ये उद्देश्य एक तो हो गया भी अलग अलग जो असंबंधित पशु है उनके गुणों संतति में लाए जा सके। क्यों? जब हरियाणा और सिंधी के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो दोनों के अलग अलग जब संतति में पैदा होंगे तो एक नई गुणों वाली संतति पैदा होगी। दूसरा उद्देश्य है इस प्रकार के प्रजनन यानी आउट ब्रीडिंग से एक नई नस्ल तैयार होती है। नई नस्ल तैयार होती है क्यों? क्योंकि कुछ गुण सिंधी नस्ल वाले से आगे, कुछ नर वाले से आगे। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि दादा दादी से 25% गुण आते हैं और नाना नानी से भी 25% गुण आते हैं। तो इस तरह से एक नई नस्ल तैयार होती है। तो जो आउट ब्रीडिंग का जो मुख्यतः दो उद्देश्य है वो ये है कि अच्छे असंबंधित पशुओं के सांडों के मध्य मैटिंग करवाते हैं तो उनके गुण संतति में आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि नई नस्ल तैयार करने के लिए आउट ब्रीडिंग अति महत्वपूर्ण है। ये आपके सामने है चित्र,
तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये इनब्रीडिंग चैप्टर है जो अति महत्वपूर्ण है और इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। थैंक यू।